हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है आईपीएल की। तो आईपीएल एंटरप्राइजेस की अगर बात करके चले, मतलब क्लब ऑफ ऑल द आईपीएल टीम्स, तो उनकी जो नेट वर्थ है वो 18.5 बिलियन डॉलर के ऊपर पहुंच गई है। आप चार्ट के अंदर देखो भाई, आरसीबी सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यूएबल है। अभी ग्रोथ भी बहुत तेजी से देखने को मिली है। बाकी टॉप 4 के अंदर जो ब्रांड्स है वो बाकी सबसे बहुत ज्यादा आगे है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, किंग्स को देखो भाई, सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोइंग ब्रांड है वो। कहीं ना कहीं किंग्स 11 इस बार बहुत बढ़िया खेले थे और यही रीजन है कि इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बट आरसीबी पहली बार जीता है, फिर भी भाई इतनी वैल्यूएशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दिस शोज कि आईपीएल जैसे स्पोर्ट्स में जीतना जरूरी नहीं है, पॉपुलैरिटी, फैन बेस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप ऐसे आइकन प्लेयर्स लेते हो जिनका पीआर वीआर बहुत सॉलिड है, तो फायदा देखने को मिलता है। जैसे विराट कोहली वगैरह ने सबने मिलकर आरसीबी को बनाया है और मेरे हिसाब से मेंटेन भी किया। दूसरा मुझे लगता है सनराइजर्स हैदराबाद भी बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी से आगे जा रही है। अगर चार्ट की बात करके चले तो भी 5th नंबर पे देखने को मिल रही है, बट ईयर ऑन ईयर वो अच्छे लेवल पे ग्रो करते हुए दिखाई दे रही है उनकी वैल्यूएशन। अगर हम इंडिया के अंदर क्विक कॉमर्स की बात करके चले तो ब्लिंकिट का मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और खाली भाई ब्लिंकिट की नहीं, इंस्टामार्ट का भी मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम डेटा की बात करके चले तो ब्लिंकिट ऑलमोस्ट 25% से ग्रो किया है, इंस्टामार्ट 22% से ग्रो किया है, जहां पर पूरी इंडस्ट्री एवरेज 20% से ग्रो करी है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, बाकी वो घटता हुआ दिखाई दिया है। बाकी कौन भाई? जेप्टो। जेप्टो जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, बहुत पैसा रेस कर रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे, तोड़ देंगे, ये कर देंगे, आईपीओ निकाल देंगे। अचानक ही कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं जहां पर उनका आईपीओ भी आगे जाता हुआ दिखाई देता है, रेट भी बढ़ती हुई दिखाई देती है, बहुत सारी स्क्रूटीज भी होती है, बहुत कुछ होता है। अब उनका मार्केट शेयर भी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस इज नॉट गुड फॉर देम। ऑल्दो आप कह सकते हो कि प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, खर्चे कम करने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिट इकोनॉमिक्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, इस चक्कर में ये कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। बट अभी तो जलाने का टाइम आया भाई, क्योंकि बाकी कॉम्पिटिटर्स भी आ गए हैं। अब आप खाली इंडस्ट्री लीडर्स टाइप्स नहीं लड़ सकते। अभी हम देख रहे हैं ब्लिंकिट का मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जब दबा के खर्चा करना शुरू करेगा तो हो सकता है इनका मार्केट शेयर भी डिल्यूट होता हुआ दिखाई दे। बाकी एक एआई स्टार्टअप है Settle.ai करके, वो बंद होती हुई दिखाई दी है। सीड लेवल पे थी भाई, बहुत छोटी स्टार्टअप थी, पैसा रेज नहीं कर पाए इनके को फाउंडर ने, ऐसा बोला है। इस चक्कर में कंपनी बंद होती हुई दिखाई दे रही है। और एकदम नई कंपनी नहीं है, 2019 के अंदर एक कंपनी शुरू हुई थी। 1.8 करोड़ के आसपास एंजल इन्वेस्टर से पैसा भी रेज किया गया था। एंटरप्राइज लेवल पे जनरेटिव एआई का काम कर रहे थे। बेसिकली किसी भी एंटरप्राइज के लिए एक लोकल गूगल टाइप्स बनाने का प्लान कर रहे थे, उस टाइप की चीज कर रहे थे। बट बिजनेस नहीं बन पाया, इसलिए फंडिंग नहीं मिलती हुई दिखाई दी। नंबर्स की बात करके चले तो इन्होंने 2020 से अभी तक 55 लाख का ही रेवेन्यू जनरेट किया था। अब कहानी ये है कि भाई बहुत सारी स्टार्टअप्स जला रही है ना एआई के अंदर, चाहे आप ओपन एआई की बात करके चलो, कुछ भी करके चलो, तो खाली बिजनेस नहीं बन रहा था, इस चक्कर में पैसा नहीं मिला। मेरे हिसाब से मोटिवेट भी हो सकता है, ये मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि पैसे तो मिल जाते हैं यार एआई के नाम पे आज के टाइम। और कोई बहुत बड़ा राउंड भी रेज नहीं किया था, बहुत कम पैसा रेस किया था, डाउन राउंड भी कर सकते थे। पैसा तो मार्केट में बहुत अवेलेबल है एआई अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के लिए। अगर एक मार्केट सर्वे भी करोगे इन्वेस्टर से, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है अर्ली स्टेज एआई स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए। बाकी वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को दो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस आपके लाता रहता हूँ। बाकी टाइटन कैपिटल ने इन्वेस्ट किया है लिंक रनर के अंदर। कहा जा रहा है प्री सीड 5 करोड़ रुपया डाला गया है। अब ये जो पैसा आएगा, इससे भाई इंजीनियरिंग टीम हायर करी जाएगी, गो टू मार्केट को टेस्ट किया जाएगा। गो टू मार्केट को टेस्ट किया जाएगा, इसका मतलब अभी तक पता नहीं है करना क्या है, किसको प्रोडक्ट बेचना है। मार्केट टेस्ट करी जाएगी, अगर चला तो गुड, वरना वापसी जाके किसी और को टारगेट अलग तरीके से करके देखेंगे। सबसे बड़ा है मीशो एग्जांपल। मीशो स्टार्टिंग में कुछ करता था, फिर कुछ किया, फिर कुछ किया, आज कुछ और कर रहे हैं। तो इसी तरीके से एक स्टार्टअप की जर्नी होती है जहां पे वो पिवट करता रहता है, अलग अलग चेंजेस करता रहता है। तो ये तो कर जाएगी क्योंकि पैसे है, टाइटन कैपिटल पीछे बैक कर रहा है, तो आगे पैसा मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और काम भी ठीक सा कर रहे हैं, मतलब ऐप के अंदर ट्रैकिंग लेके आ रहे हैं जहां पर आपको एट्रीब्यूशन पता लगेगा, मतलब कहां से कितना कितना शेयर आ रहा है। मतलब गूगल एनालिटिक्स बहुत ही खतरनाक लेवल पे उस टाइप का कुछ काम करने का प्लान कर रहे हैं। कैंपेन्स को भी ट्रैक किया जा सकता है कि आपने कौन सा कैंपेन रन किया, उससे कितना कितना क्या क्या आया।
गूगल एड्स में या अगर आप कोई भी एड नेटवर्क को यूज करते हो उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ओवरलैप्स की। मेरे हिसाब से ओवरलैप वाली प्रॉब्लम खत्म कर रहे हुए, मतलब अगर मैं एक कैंपेन रन कर रहा हूँ दूसरा कैंपेन रन कर रहा हूँ तो कई बार कन्वर्जन इसकी भी होती है और इसकी भी होती है, तो किसको बेटर तरीके से ट्रीट किया जाए, तो उसी टाइप की शायद प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर रहे होंगे। बाकी सटल वालों को समझ में नहीं आया पैसा क्यों नहीं रेज हुआ, क्योंकि भाई आप पिवट भी तो कर सकते हो। ठीक है, आप जो बना रहे थे वो एक मार्केट में उतनी डिमांड नहीं है, प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव नहीं हो पाया, तो पिवट तो कर ही सकते थे ना, आपके पास राइट टैलेंट सब कुछ है। ऑल तो इनके को फाउंडर ने कुछ टाइम पहले कंपनी छोड़ के किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। अब एक को फाउंडर है जो कहा जा रहा है अपनी खुद की एक नई कंपनी शुरू करने वाले हैं, एज अ सीटीओ उसके अंदर जुड़ेंगे, तो शायद ये भी रीजन हो सकते हैं। बाकी रेड क्लिफ लैब वालों ने 419 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। ऑपरेटिंग रेवेन्यू 20% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है भाई। एबिटा लॉस की बात करके चले तो वो घटता हुआ दिखाई दे रहा है। इनका ऐसा कहना है 25 लाख से ज्यादा केसेस इन्होंने डायग्नोज किए हैं फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर, और टीयर 2 सिटीज से 70% इनकी टेस्टिंग होती हुई दिखाई दे रही है। ग्रॉस मार्जिन 70% का रहा है फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर, और टारगेट है इसको 74% पे लेके जाना है फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर। तो ओवरऑल देखा जाए तो सारी कहानी ठीक सी दिखाई दे रही है। कंपनी लॉस के अंदर है बट हो जाएगा सेट। मेरे हिसाब से इनका जो मार्केटिंग पीआर वाला बंदा है ना, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मतलब अक्सर इनकी न्यूज सुनने को मिली जाती है, प्रेस रिलीज अच्छे लेवल पे करते हैं, मतलब बहुत ही स्मार्ट तरीके से कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे डालना है, आता है इनको समझ में। बाकी रेबल फूड्स की बात करके चले तो वो 57% स्टेक्स बेच रहे हैं चॉकलेट ब्रांड स्मूर के। अप्रैल 2022 के अंदर $50 मिलियन के अंदर इसको खरीदा गया था। ऐसा नहीं है कंपनी में ग्रोथ नहीं दिखाई दी, रेवेन्यू 16% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर, बट लॉसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दिए, जो पहले 17 करोड़ थे अब 19 करोड़ होते हुए दिखाई दिए। मेजर प्रॉब्लम क्या है, मुंबई जैसी मार्केट के अंदर ढंग से पेनिट्रेट नहीं कर पाए, मतलब वहां पे उस लेवल की डिमांड नहीं है। लग्जरी ब्रांड बनाने की कोशिश करी जा रही थी और वो नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रिपोर्ट्स की मान के चले तो बहुत सारे लोगों से भी बातचीत चल रही है, फाइनलाइज कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। बाकी हमारी गवर्नमेंट की बात करके चले तो उन्होंने स्टार्टअप्स को कहा है कि भाई अपनी वेबसाइट्स और ऐप को मल्टीलिंगुअल बनाओ, मतलब अलग अलग भाषाओं के अंदर चले, खाली हिंदी इंग्लिश की बात नहीं चल रही, मेजर रीजनल लैंग्वेज की बात चल रही है। एक एआई मॉडल भी निकाला हुआ है गवर्नमेंट कोलैबोरेशन में भाषणी करके, उसको पुश किया जा रहा है कि भाषणी एपीआई का यूज करो ताकि आप सारा का सारा अपना मल्टी लैंग कर सको ऐप को। और इंडिया के अंदर थोड़ा सा कलेश भी चल रहा है लैंग्वेज को लेके कि भाई यहाँ के हो तो ये लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी, यहाँ का हो तो ये बोलना पड़ेगा। कोई नहीं भाई, अपन तो दिल्ली के हैं, दिल्ली में तो ये सब कुछ चलता है और ये वाइडली एक्सेप्टेबल है। बट मुझे लगता है ये ना फालतू का कुछ अजीब सा हो रहा है, और ये खासकर पिछले मैं कहूँगा 4-5 दिन से ज्यादा ट्रेंड में आ रहा है कि भाई यहाँ की लैंग्वेज वहाँ की लैंग्वेज। मुझे लैंग्वेज के ऊपर डिवीजन पॉलिटिक्स चल रही है ना, वो गलत बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे लगता है लैंग्वेज एज अ बैरियर खत्म हो चुका है, मतलब होगा नहीं, हो चुका है। आज के टाइम पे जैसे मान लो इनका गवर्नमेंट का ही लाल लैंग्वेज मॉडल है भाषणी करके, भाषणी के क्लियर फोन में डलवा दो ना यार, एक ऐप डलवा दो। बंदा को कोई कहता है कि भाई आपको मराठी के अंदर बोलना है या फिर तमिल तेलुगु के अंदर बोलना है, मैं अपने फोन में एक ऐप डालूंगा, मैं हिंदी में बोलूंगा, उसको तमिल तेलुगु में सुनाई देगा, बात खत्म। ना वो ऑफेंड ना मैं ऑफेंड, उसको तमिल तेलुगु में बोलना, मेरे को इसकी भाषा हिंदी में सुनाई दे जाएगी, इंग्लिश में सुनाई दे जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। मतलब मुझे लगता है कि ऐसी बातों पे लड़ना इज नॉट गुड। और ये जो सोचा जा रहा है कि जैसे बैंगलोर बंदे जाते हैं और कहते हैं अब हमारे बंदे नहीं हो, अब भारी हो भारी हो भारी हो, भाई कहीं ना जो बाहर के लोग ही है वो वहां की जगह को बनाते हैं। मैं दिल्ली की बात करके चलता हूँ, ठीक है, मैं दिल्ली में पैदा हुआ, मेरे पापा दिल्ली में पैदा हुए, मेरे दादाजी माइग्रेंट थे, वो पाकिस्तान में लाहौर में थे, तो माइग्रेट होके हम दिल्ली आए। तो मतलब मैं 2 पीढ़ी से, हमारी जनरेशन पैदा यहीं हो रही है, और मेरे दादाजी सिंस आजादी अब के बाद से हम यहीं पे रह रहे हैं। मैं हिंदी बोलता हूँ और कहीं ना कहीं मैं दिल्ली की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं तो चलो आप कहोगे आजादी से पहले वाली बातें हो रही है, बट अगर मैं दिल्ली के अंदर करंट टाइम पे बात करके चलूँ तो दिल्ली में ई रिक्शा चल रहे हैं, बिहार से आए हुए लोग चला रहे हैं, सब्जी वाला एक स्पेसिफिक यूपी बिहार वाली बेल्ट से ज्यादातर लोग आपको दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं अलग अलग जगह से माइग्रेशन तो हो ही रहा है ना। अब यहाँ से हम ये थोड़ा ना कहेंगे भाव इनको ये रिक्शा नहीं चलाएंगे, ये नहीं चलाएंगे, दिल्ली वाला चलाएगा। जिसको जो चलाना है, जिसको जो करना है होने देना चाहिए ना। दिल्ली की अगर एक्चुअल डोमिसाइल पॉपुलेशन देखी जाएगी, मेरे को नहीं लगता इतनी ज्यादा होगी। दिल्ली के अंदर प्रॉपर्टी के रेट या मुंबई के अंदर प्रॉपर्टी के रेट इसलिए ही बढ़ रहे हैं क्योंकि बाहर के माइग्रेंट्स बहुत आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वो लोग अगर आते हैं तो आपके स्टेट के अंदर जीएसटी भी बढ़ता है, क्योंकि वो खरीदते हैं, वहां पे रहते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आपके स्टेट का जीएसटी बढ़ता है, स्टेट का रेवेन्यू बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है तो स्टेट की डेवलपमेंट होती है।
इसमें लड़ने वाली बात तो मेरे को समझ में नहीं आती, मतलब क्या है, नहीं आती भाषा भाई, आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, उसका यूज कर लो, लड़ाई झगड़े क्यों करने हैं। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में ऑफेंड हो जाएंगे, क्योंकि लोगों का काम है ऑफेंड होना आज के टाइम पे। बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करके चले तो 1 लाख करोड़ रुपए उन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग में लूज किया है फाइनेंशियल ईयर 25 पे, और दूसरी साइड पे जो जीएन स्ट्रीट थी उन्होंने 25-35 हजार करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। ये कमा रहे हैं, नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर उल्टा रहे हैं। बाकी सेबी ने शायद इस चीज को पहले से ही समझ लिया था, इसलिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लाई जा रही है, बहुत सारे रेगुलेशन लाए जा रहे हैं। अगर नंबर वाइज बात करके चले तो 41% ईयर ऑन ईयर राइज दिखाई दिया है लॉसेस के अंदर। रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 91% जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो लॉसेस ही बियर कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 22 से 25 के बीच में ऑलमोस्ट 2,85,000 करोड़ के आसपास लॉस देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं अगर आप प्रोबेबिलिटी समझते हो तो भाई ये प्रोबेबिलिटी अच्छी नहीं है। 90% लूज करते हैं, 10% ही विन करते हैं। आपको ये भी कह सकता है भाई बिजनेस में भी ऐसा ही होता है कि 10% जीतते हैं, 90% हारते हैं, बट शायद रिसर्चेस के अंदर ऐसा होता है। रियल लाइफ में अगर कोई ढंग से ईमानदारी से काम करे तो गारंटी होती है प्रॉफिट कमाने की, मैं गारंटी कह सकता हूँ, ठीक है। बट वहां पे कोई गारंटी लेके दे दिखा दे, कोई बड़ा बड़ा बंदा ले आओ, रिटेल वाली, मतलब मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो लार्ज वॉल्यूम पे ट्रेड करते हैं, क्योंकि वो मार्केट को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। जैसे जेन स्ट्रीट की बात करके चले तो उन्होंने सेबी को बोला है कि भाई आपने हमारे ऊपर गलत रिस्ट्रिक्शन लगाई है, आपने हमको इंडिया में बैन करके अच्छा नहीं किया। अब उसके ऊपर केस चलेगा, लेट्स सी क्या होता है। बाकी एलिगेशन तो सेबी का यही है ना कि आप बल्क के अंदर मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे थे। सुबह सुबह आप बहुत सारी वॉल्यूम को परचेज कर लेते थे, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती थी, शेयर बढ़ता और रात को आप डंप कर देते थे। तो आप कॉन्स्टेंटली ऐसे करके प्रॉफिट कमा रहे थे। अब जेन स्ट्रीट वालों को कहना है कि हमारी सेबी से पहले भी डिस्कशन हुई थी, हमने उनके साथ कॉपरेट करने की कोशिश करी, बट सेबी ने फिर भी हमारे साथ में ऐसा किया। जो हमने इंडेक्स आर्बिट्रेज किया है वो कॉमन प्रैक्टिस है। मुझे बताओ क्या कॉमन प्रैक्टिस है या फिर नहीं। मेरे तो भाई ट्रेनिंग करी नहीं ना, मुझे करनी कभी, तो जो करता है वो बताना क्या ये कॉमन प्रैक्टिस है। बाकी भाई पैसे तो कमा लिए ना उन्होंने। बाकी इंडिया वालों ने प्रपोज करी है 150 से 200 बिलियन डॉलर की ट्रेड डील यूएस गवर्नमेंट के साथ में। कहा जा रहा है ये बहुत ऊपर लेवल तक पहुंच गई है, यूएस से बस अप्रूवल आना और ये कंप्लीट भी हो सकती है। इसके अंदर ध्यान दिया गया है लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स का, जैसे टेक्सटाइल हो गया, लेदर हो गया, बट कहा जा रहा है एग्रीकल्चर और डेयरी के ऊपर कोई कंसेशंस नहीं दिए गए हैं। मतलब जो यूएस वाली डील अटकी हुई थी ना, वो इस चक्कर में अटकी हुई थी। तो देखते हैं क्या होता है इसके अंदर, क्योंकि इंडिया वालों ने 10% कुकिंग गैस को भी इंपोर्ट करने का प्लान किया है यूएस से 2026 के अंदर। इसका मतलब क्या है, एक जगह से उनको सपोर्ट करेंगे, दूसरी जगह पे वो हमको सपोर्ट करेंगे, बाकी दोनों को साथ लेके चलने की यहाँ पे बात चल रही है। पर अगर ये डील नहीं होती है तो भाई इंडिया को नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वियतनाम की डील तो आ गई है, उनकी ट्रेड डील तो हो चुकी है। अगर उनकी प्रपोज रेट की बात करके चले तो उनको 20% टैक्स देना है और इंडिया को 26% देना पड़ेगा, जिसकी वजह से 6% की एडवांटेज रहेगी वियतनाम के पास में। हो सकता है बहुत सारा काम वियतनाम की तरफ जाता हुआ भी दिखाई दे, ऑल्दो बहुत सारे ओवरलैप्स नहीं है, पर $5 बिलियन के आसपास का लॉस हो सकता है, तो बड़ी बात है। बाकी YouTube वालों ने नई पॉलिसी निकाली है जहां पर लो एफर्ट कंटेंट को टारगेट किया जाएगा। बेसिकली जो AI जनरेटेड ऑडियो वाला कंटेंट चल रहा है वो फंसता हुआ दिखाई दे सकता है, जहां पर भी खतरनाक तरीके की एडिटिंग नहीं होगी। मतलब चिंगारी वाली बात नहीं हो रही कि आपने मेरी वीडियो की क्लिप उठाई और उसको डाल दी कहीं और पे, बस काट के डाल दी, तो वो वाली सारी चीजें रिस्ट्रिक्ट होती हुई दिखाई देगी। क्या क्लिप्स चैनल बंद होते हुए दिखाई देंगे, वो एक सवाल है। मतलब जैसे कोई पॉडकास्ट होता है, उस पॉडकास्ट के छोटे वर्जन्स बनाए जाते हैं, वो भी तो एक तरह का रीपर्पस है। क्या वो बंद होता हुआ दिखाई देगा? हमने अपने मैनेजर को मेल कर दिया है, लेट्स सी कॉन्फर्मेशन आने तो फिर मैं बताऊंगा क्या वो रुकता हुआ दिखाई देगा या फिर नहीं देगा। क्योंकि अगर ये बंद हुआ क्लिप्स वाला सीन भी, तो मान लो यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म में ट्रैफिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बहुत हाई पोटेंशियल है कि 15 तारीख से शायद ये रूल अप्लाई हो रहा है, उसके बाद से हमको ट्रैफिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा, व्यूज बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जिन क्रिएटर्स को आप कहते हो ना भाई ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते बट इनका कंटेंट बहुत सॉलिड होता है, वो सब बेटर होते हुए दिखाई देंगे। बाकी सैमसंग की स्मार्ट वॉच की सेल्स की बात करके चले तो 18% घटती हुई दिखाई दी है Q1 ऑफ 25 के अंदर। मेरे हिसाब से इसका वन ऑफ द रीजन ये भी है भाई, अभी इनका इवेंट होने वाला है, उसके अंदर वॉच आने वाली है, तो लोग वेट कर रहे होंगे भाई अभी आ जाएगा, देख लेंगे, फिर सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी कहीं ना कहीं मार्केट तो बहुत ज्यादा एक्सपैंड होती हुई दिखाई दे रही है, ऑल्टरनेटिव्स आ रहे हैं, रिंग्स आ गई है, तो लोगों को जिनको वॉच की जरूरत नहीं थी वो रिंग्स लेना शुरू कर देंगे। वॉचेस में भी बहुत सारा कंपटीशन आना शुरू हो गया, बहुत सारी कंपनीज अलग अलग चीजें निकाल रही है। अभी अमेज़फिट वालों ने हेल्थ ट्रैकिंग बैंड भी निकाल दिया, जो कि बहुत ही खतरनाक कहा जा रहा है, जिसमें बहुत सारे डेटा पॉइंट्स इकट्ठे हो रहे हैं, बैटरी बैकअप भी अच्छा है। तो कहीं ना जो कंपटीशन है वो स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। सैमसंग इवेंट होने वाला है, लेट्स सी वो क्या लॉन्च करते हैं।
वॉच के अंदर, जिसकी वजह से वो मार्केट को फिर से रिडीम कर पाए। बाकी एपिक गेम वालों ने जो एंटी ट्रस्ट केस किया था सैमसंग के अगेंस्ट, उसको सेटल करने की बात करी है। बेसिकली कहानी क्या थी, सैमसंग के फोन के अंदर एपिक की गेम्स इंस्टॉल नहीं होती थी, प्ले स्टोर से कुछ करते नहीं होती थी, एक ऑटो ब्लॉकर का ऊपर एरर आया था, इस चक्कर में इंस्टॉल नहीं होती थी। अब इनका कहना आपने जान करके हमारे साथ में किया, ये प्रणंगाना। इनके खुद के सैमसंग के स्टोर से भी यही सीन होता था। उसके बाद में एपिक वालों ने अपने खुद का ऐप स्टोर बनाया जहां पर आप हमारी ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हो वगैरह वगैरह। पहले iOS के साथ भी इनका कलेश चल रहा था, जो ये जीत गए, बट एंड्रॉइड से शायद ये जीत नहीं सकते थे, क्योंकि एंड्रॉइड इसी तरीके से काम करता है। गूगल वालों ने तो सीधा बोल दिया था भाई आपका केस मेरिटलेस है, और सैमसंग वाले लड़ने के लिए तैयार थे। तो शायद अब एपिक वालों को लग रहा है कि भाई फायदा कुछ होना नहीं है, इट्स बेटर कि सेटल कर लेते हैं। बाकी हमारी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट थोड़े टाइम से अनसर्टेन ही चल रही है। अभी देखा जाए वेट एंड वॉच मोड चल रहा है कि भाई ये पॉलिसीज का क्या होता है, यूएस इंडिया की ट्रेड पॉलिसी क्या होती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा तो है नहीं ना, वो कुछ भी बोल देंगे। जब तक ऑफिशियल एग्रीमेंट नहीं होता, ऑफिशियली साइन नहीं होता, तब तक बात नहीं करी जाएगी। खास करके फार्मा और टेक्सटाइल की बात करके चले तो, क्योंकि इन सेक्टर्स के ऊपर एक मेजर इंपैक्ट पड़ सकता है अगर डील किसी भी डायरेक्शन में जाती है तो। बाकी आप मार्केट देख लो कैसी रही है, मैं कहूंगा फ्लैटर ही देखने को मिली है। निफ्टी 50 थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, स्मॉल कैप मिड कैप घटती हुई दिखाई दी है, और बाकी शेयर्स आप देख लो कैसा रहा है, कौन रहा ऊपर कौन रहा है नीचे। और इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।